नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार के लोगों को चुनावी साल में कई नई सौगातें मिल रही हैं। एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 करोड़ से अधिक लोगों को बढ़े हुए पेंशन राशि का लाभ दिया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 1227.27 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए हस्तांतरित की। पहली बार लाभार्थियों को 400 रुपए के बजाय 1100 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन राशि मिली। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार ने तय कर लिया है कि हर महीने 400 रुपए से 1100 रुपए की राशि मिलेगी। यह राशि जून से प्रभावी की गई है। हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि सभी खातों में चली जाएगी। बिहार के सभी विधवा, वृद्ध और दिव्यांग व्यक्तियों को 1100 रुपये दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि आज से इसकी शुरुआत की जा रही है, जो कि करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 1227 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने का ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी कदम उठाया है। भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने इस पहल की सराहना की और कहा कि यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है और सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। दानिश इकबाल ने कहा कि पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करना गरीब, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के जीवन में आर्थिक संबल और सम्मान की अनुभूति कराएगा। यह पहल समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए है। दानिश इकबाल ने कहा कि यह पहल जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव लाएगी और यह सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि गरिमा और भरोसे की डोर है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा आज 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 1227 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करना एक ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी कदम है। यह निर्णय न केवल सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देता है, बल्कि बिहार सरकार की संवेदनशीलता और जमीन से जुड़े शासन का प्रमाण भी है। पेंशन राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करना गरीब, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के जीवन में आर्थिक संबल और सम्मान की अनुभूति कराएगा। ये पहल अंत्योदय की उस सोच को साकार करती है जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। ऐसे फैसले जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव लाएंगे। ये सिर्फ पेंशन नहीं, ये सम्मान है, ये गरिमा है। ये सिर्फ डीबीटी नहीं, ये भरोसे की डोर है। आज से श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ ही भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित बाबा अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का भव्य आयोजन किया। इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया, चलिए आपको दिखाते हैं। हो चुका है। सावन मास शुरू होते ही सुल्तानगंज गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लग गई है। श्रद्धालुगण लाखों की संख्या में जुटकर गंगा स्नान करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आइए बात करते हैं छोटे से बच्चे की जो यूपी से आए हैं, इनका क्या करना है। कहाँ से आई बाबू? यूपी। यूपी से? हाँ। कहाँ जा रही हो? हम हाँ? बोलबम जा रही हो? हाँ। देवघर? हाँ। हाँ? कितना मन लग रहा है जाने में? बहुत सारा उत्साह है। हाँ। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी से? तो ये बाबा नगरी जो आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। क्या पहली बार आए हैं? क्या पहली बार आए हैं? नहीं, हम पहली बार आए हैं। क्या आपकी दोबारा आने की भी इच्छा है यहाँ पे? हाँ, अब हमेशा आएंगे, महिमा रहेगी तो। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? अभी तो पहली बार आए हैं, तो हम क्या बताएं कि अच्छी है कि क्या है। नहीं, देखने में कैसा लग रहा है? अच्छी है। अच्छा लग रहा है? हाँ। सुख सुविधा यहाँ पे मिल रही है? हाँ, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ महिलाओं ने यहाँ की व्यवस्था को लेकर काफी संतोषजनक बताया। मैं कैमरामैन अतुल के साथ धीरज शर्मा, सुल्तानगंज, भागलपुर। बार काउंसिल अध्यक्ष और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष शिशिर कुमार दास ने कहा कि किशनगंज की सबसे बड़ी समस्या है प्रशासन की अनदेखी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, अगर उनकी जानकारी समय पर जनता तक पहुंचे तो लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जिसका कि जनाधार नहीं है, जो कि कभी
पब्लिक के बीच में जाते नहीं है। जी किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष समुदाय को जी वो घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जी वो ये पहले ही सोच लेते हैं कि साहब वो समुदाय तो मुझे वोट देगा ही नहीं, उनके यहाँ जाना ही नहीं है। लेकिन जब आप विधायक बनेंगे, जब आप सांसद बनेंगे, जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप सभी जनता के बनेंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि आप उनके यहाँ न जाएंगे, वो आपको वोट न देंगे तो उनको जो है उनके मुख्यमंत्री आप नहीं हो, उनके सांसद नहीं हो, उनके विधायक नहीं हो, जी आप सभी के विधायक हैं। इसीलिए आपको आने के पहले ही आपको ये सोचना है जी कि साहब हमको उनको इतनी ज्यादा फायदा दे देना है जी कि वो जो है किसी दूसरे पार्टी को दे ही नहीं, जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी अभी कर रहा है। जी। तो ये आप मानते हैं कि पार्टी के चुनाव के समय जो कैंडिडेट का चयन होता है, उसमें निश्चित तौर पे अच्छे लोगों को मौका मिलना ऐसे लोगों को मौका मिलना भी चाहिए और ऐसे लोगों को मौका सेंट्रल से और स्टेट से देना भी चाहिए। है। जी उन लोगों को पूरा सर्वे करना चाहिए कि साहब मेरा ऐसा कोई भी सीट सिर्फ पैसे के आधार पर खो न दें हम। ऐसे किसी व्यक्ति को हम पैसे की लालच में दे दें जो कि बाद में जो है मेरा सीट नहीं ला पाए। जी और आपको उसके बारे में सर्वे करना है ताकि आपका सीट जो है वो संगीन हो और तो कन्फर्म। जनता मौका देके अगर किशनगंज का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या? हम शिशिर कुमार हम नहीं जीते, प्रत्येक मेरा जितना दोस्त है, प्रत्येक जितने जनता के जितने अलग अलग समुदाय के लोग हैं, वो तमाम अपने आप को शिशिर समझे। जी दूसरी बात, जो कमियां वो लोग है, जो कमियां वो लोग महसूस कर रहे हैं, वो कमियां मेरे तक, उसके बाद प्रदेश तक और प्रदेश के बाद हम सेंट्रल तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे ताकि वो जल्द से जल्द उसका समाधान हो। जी तीसरी बात, हमारे यहाँ करप्शन बहुत डीप रूटेड है। लोग दिखने में लगता है कि बाहर जो सब चीज ठीक हो रहा है, लेकिन अंदर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारी हो, जी चाहे भी किसी भी विभाग में हो, आप देखेंगे कि करप्शन प्रचुर मात्रा में है। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो गवर्नमेंट है, आप देखे होंगे कि कितने लोगों को इस 5 साल में, 4.5 साल में कितने लोगों को वो बेउर जेल भेजे। तो ये उसका अंजाम है, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के कार्यक्रम का ये अंजाम है कि हमारा जो करप्शन जो है बहुत घटा है, अदरवाइज और भी बढ़ता। ये जंगल राज तो नहीं कहता है कोई। आज के पहले जो भी राज था लालू जी का, वो कहते जंगल राज है। आज कोई भी आदमी जंगल राज नहीं बोलेगा, इतना तो है। और लोगों का जो भर्सन है, जो चलता है, जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल मेरा ये कहना है कि आप जब जाएंगे बाजार में तो देखेंगे कि आप दिन में जब जाएंगे यहाँ बाजार में, तो पहले कुछ दिनों पहले की बात है कि आप सही रास्ते से साइकिल लेके भी नहीं जा पाते। अभी आप आराम से 4 व्हीलर लेके आप एक तरफ से दूसरी तरफ आप दिन में इवन कि 10 बजे आप जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका अंजाम है? ये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अंजाम है। ये आपकी प्राथमिकताएं हैं। ये हमारे हम लोगों की प्रथा। चलिए शिशिर कुमार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास जिले के डेरी में विकासशील इंसान पार्टी और वीआईपी के अध्यक्ष पूर्व मुकेश सहनी ने मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और सरकार मतदाताओं के वोट के साथ खिलवाड़ कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके समय को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि उनके समाज के लाखों लोग दूसरे प्रांतों में रहते हैं और इतने कम समय में अपना कागजात जमा कराना मुश्किल होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता निरीक्षण के नाम पर संविधान द्वारा प्रदत्त वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। जरूरी क्या है? आप चुनाव के बाद कर लीजिए या चुनाव होने के बाद 1 साल से करना चाहिए था। अभी 2 महीने के अंदर में राज्य में आचार संहिता लगने वाला है और ऐसे समय में आपका क्या षड्यंत्र है? आप 2 महीने में ये काम तो कर नहीं पाइएगा। ये काम करने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल का समय लगेगा और आराम से कीजिए। इतने शॉर्ट टाइम में आप बताइए, हमारे राज्य से 3 से 4 करोड़ की आबादी जो दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए गए हैं और सब छठ में, दीपावली में आते हैं, अभी कोई अपना काम धंधा छोड़कर, नौकरी छोड़कर बिहार में कैसे आएंगे? और जब नहीं आएंगे तो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा और जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा तो वो कभी भी चुनाव, क्योंकि वो देश के नागरिक है, देश के मालिक है, वो वोटर है, वो कभी भी अपने राज्य में आके चुनाव दे सकते हैं। अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा तो चुनाव कैसे दे पाएगा? और इससे बताएं हमको भारत सरकार को लाभ क्या है? रोहतास जिले के विक्रमगंज में पहुंचे जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर जमकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में लालू यादव की पिछल गुआ पार्टी है और उनका नेतृत्व लालू यादव करते हैं।
प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को जगह नहीं मिलने पर कहा कि यह उनका मामला है। जो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को जगह देने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस लालू यादव की पिछल गुवा पार्टी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज अभियान बिहार के लोगों के लिए है, जो दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका अभियान स्थिति को बदलने के लिए है और बिहार के लोगों को अपने अधिकारियों के लिए जागरूक करना है। मेरे ऐसा है कि आज से 2 बरस पहले हमने कहा कि हादसा कहीं भी हो, हताहत होने वाला व्यक्ति बिहार का ही होगा। हादसा चाहे हैदराबाद की फैक्ट्री में हो या कश्मीर में गोली चले या उत्तराखंड में टनल फंस जाए, हर जगह बिहार के लोग ही सफर कर रहे हैं। इसलिए 50 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर बहुत कठिन परिस्थिति में मजदूरी कर रहे हैं और उसी को बदलने का अभियान है जनसुराज। सासाराम मुफस्सिल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात राकेश सिंह उर्फ राकेश राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी रोशन कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और पुलिस पर हमले जैसे 1 दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि 10 दिसंबर 2024 को सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसई में जमीन विवाद के दौरान राकेश राय ने कमलेश राय को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की मौत के बाद एक निजी क्लिनिक पर कार्रवाई की गई है। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर वीडियो कॉल पर इलाज कर रहा था, जिससे महिला की जान चली गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अस्पताल को सील कर दिया है। बात करेंगे झारखंड के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राजधानी रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की ओर से 31 अहम मुद्दों को उठाते हुए राज्य की समस्याओं, विकास की जरूरतों और लंबित मामलों को विस्तार से देखा। इस दौरान उन्होंने केंद्र से सहयोग की अपेक्षा जताते हुए राजधानी रांची में मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति, राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार, राम रेखा धाम को नारायण सर्किट और राज्य के बौद्ध स्थलों को बौद्ध सर्किट से जोड़ने, रिम्स 2 और 6 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग, जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग और भुगतान में तेजी, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के विस्तार और वित्तीय अनुदान की व्यवस्था करने की मांग की। झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे का निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। ददई दुबे 6 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके थे। वह झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री भी रहे थे। ददई दुबे ने अपने राजनीतिक करियर में पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक के रूप में सेवा भी दी। धनबाद लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। वह अविभाजित बिहार में श्रम मंत्री भी रहे। दुबे के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और कई अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। रांची में झारखंड शराब घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक नया कदम उठाया है। एसीबी ने गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय चौबे के करीबी विनय कुमार सिंह को फिर से पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। विनय सिंह को 14 जुलाई को रांची के लिए एसीबी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। विनय सिंह को इससे पहले भी एसीबी ने 2 बार नोटिस भेजा था, लेकिन वे पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। अब एसीबी ने उनके खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए 14 जुलाई को उपस्थित होने को कहा है। इसी बीच आईएएस अधिकारी विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है।
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित राज्य के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स की नर्सों की सेवा को नियमित करने का आदेश जारी कर दिया है। इस मामले पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस आर मुखोपाध्याय और दीपक रोशन ने रिम्स की नर्सों को अक्टूबर 2014 से नियमित करने का आदेश दिया है। मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने एकल पीठ के आदेश को सही मानते हुए लीली कुजूर सहित अन्य को सेवा नियमित करने का आदेश दिया है। बोकारो में मानसून की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं लगातार हो रही बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बीएसएल ने बोकारो के गरगा डैम के 3 फाटक खोले हैं। वहीं जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा के कारण कई पुलियों पर जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे फिसलन और बहाव के कारण खतरा उत्पन्न हो सकता है। एसडीओ ने युवाओं और आमजनों से अपील की है कि वे पुलों या जलमग्न क्षेत्रों पर खड़े होकर फोटो या सेल्फी लेने से परहेज करें, क्योंकि यह खतरनाक साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा के नए भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्धारित समय में सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने सितंबर तक सभी कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद 1 नवंबर को राज्योत्सव पर इसे छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित करने की तैयारी की जाएगी। नए विधानसभा भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और शिल्प की झलक मिलेगी। यह राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दर्शनीय भवन होगा। भवन में 200 सदस्य बैठ सकेंगे और इसमें 500 दर्शक क्षमता का ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। विधानसभा भवन का निर्माण 52 एकड़ में किया जा रहा है। इसमें 3 विंग होंगे, एक में विधानसभा सचिवालय, दूसरे में विधानसभा का सदन और तीसरे में मंत्रियों के कार्यालय होंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौर और आयुक्त शामिल हुए। इस कार्यशाला में महापौरों और आयुक्तों ने अपने इंदौर अध्ययन भ्रमण के अनुभव साझा किए और स्वच्छता अभियान को लेकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। रायपुर में शराब घोटाले मामले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। बता दें, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि 2 साल पहले ईडी ने कार्रवाई की थी लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पुरानी सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब कर रही है। विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी के पास ज्वलंत मुद्दों पर बात करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वे पुरानी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये तमाम कठपुतली की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एजेंसियां काम कर रही है। और ईओडब्ल्यू ने भी कार्रवाई की है अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर में, वो तो अपने आप में सरकार के इशारों पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर पुरानी सरकार को बदनाम करना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में जो ज्वलंत मुद्दे उस पर काम करने के लिए कोई काम नहीं। 19 महीने की सरकार हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े सपने जनता को दिखाए थे। अब जनता उनको खोज रही है, उनके जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाते नहीं और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं, सिर्फ पुरानी सरकार को बदनाम करना, अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक स्क्रिप्ट लिखकर ये शराब घोटाले को लेकर बड़ी कहानी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। रायपुर में एनएसयूआई ने स्कूलों में जाकर छात्रों की समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि पुस्तक वितरण नहीं होने के साथ ही शिक्षकों और वाटर कूलर की कमी भी है। एनएसयूआई नेता लेशांक ने कहा कि वे जल्द ही बीईओ से मिलकर पुस्तक वितरण की समस्या का समाधान करेंगे और विधायक खुशवंत गुरु से मिलकर शिक्षकों की कमी की समस्या को दूर करने का प्रयास भी करेंगे।
छत्तीसगढ़ निवासी अयान ख्वाजा ने देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल 2025 में 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अयान ख्वाजा की इस उपलब्धि पर रायपुर रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। चैनपुर शराब की दुकान में मिलावट का खेल पकड़ा गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अभी तक कार्रवाई से बच रहे हैं। आरोप है कि आबकारी अधिकारी ईमानदार कर्मचारियों को बाहर कर रहे हैं ताकि मिलावट के खेल में कोई रुकावट ना आए। पूरे एमसीवी जिले की हर भट्टे में जहरीली शराब का काला कारोबार चल रहा है। निचले कर्मचारियों से लेकर ऊंचे ओहदे के अधिकारियों और नेताओं तक की सांठगांठ का भंडाफोड़ हुआ है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। ग्वालियर में एक युवक ने अपना धर्म छुपाकर एक युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण किया। बता दें, आरोपी शान खान ने अपना नाम शान शर्मा बताकर युवती को अपने जाल में फंसाया। दोनों सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए और 2 साल तक लिव इन में रहे। पीड़िता ने आरोपी से शादी करने का दबाव बनाया तो उसने मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता को पता चला कि आरोपी शान खान शादीशुदा है, जिसके बाद उसने आपत्ति जताई। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने आश्वासन दिया है। बजरंग दल ने थाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। डबरा में हरे भरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। बता दें, इस मामले में मंडी भार साधक अधिकारी एसडीएम दिव्यांशु चौधरी ने मंडी का निरीक्षण कर मंडी के सहायक लेखपाल देवेंद्र श्रीवास्तव पर निलंबन की कार्रवाई की है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एसडीएम दिव्यांशु चौधरी ने वन विभाग की टीम के साथ मिलकर कटे हुए पेड़ों की जाँच की है। वन विभाग की रेंजर दीप्ति अरोरा ने बताया कि कटे हुए पेड़ों की जाँच कर ली गई है और जाँच रिपोर्ट एसडीएम को दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।